मनहूस आदमी। विजयनगर राज्य के एक गांव में रमैया नामक व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले रमैया का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। जब यह बात महाराज कृष्णदेव राय तक पहुंची, तो उन्होंने इसकी वास्तविकता जानने का निर्णय लिया। उस रात रमैया को राजमहल बुलाया गया और महाराज के कक्ष के सामने वाले कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था की गई। रात भर रमैया उस कक्ष में सोया। अगली सुबह महाराज कृष्णदेव सीधे रमैया के कक्ष में गए और उसका चेहरा देखा। दिन का प्रारंभ रमैया का चेहरा देखने के बाद अब महाराज को देखना था कि उनका दिन कैसा गुजरता है। उस दिन दरबार में जाने के पूर्व वे भोजन के लिए बैठे ही थे कि उन्हें तुरंत किसी आवश्यक मंत्रणा हेतु बुलवा लिया गया। वे बिना भोजन करे ही दरबार चले गए। दरबार की कार्यवाही जो प्रारंभ हुई तो देर रात तक चलती रही। दरबार की कार्यवाही समाप्त होते तक महाराज कृष्णदेव राय को जोरों की भूख लगाई थी। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली पर मक्खी बैठी हुई है। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष चले गए। कुछ देर बाद रसोइया जब पुनः भोजन बनाकर लाया, तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। वे बिना खाए ही सो गए। अब महाराज को विश्वास हो गया कि रमैया मनहूस है। उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। रमैया की फांसी की बात जब उसकी पत्नी तक पहुंची, तो वह रोते रोते तेनालीराम के पास गई और उससे सहायता की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन देकर घर भिजवा दिया। अगली सुबह जब सैनिक रमैया को फांसी पर लटकाने ले जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी भेंट तेनालीराम से हुई। तेनालीराम ने रमैया के कान में कुछ कहा और चला गया। इधर फांसी गृह पहुंचने के बाद सैनिकों ने रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। रमैया ने कहा कि मैं महाराज को एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। एक सैनिक द्वारा वह संदेश महाराज तक पहुँचाया गया। संदेश इस प्रकार था, महाराज, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन महाराज आपका मुंह देखने पर तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बताइए ऐसे में ज्यादा मनहूस कौन है? संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपनी अंधविश्वासी सोच पर शर्म आई। उन्होंने सैनिकों से कहकर रमैया को बुलवाया और पूछा कि उसे ऐसा संदेश भेजने का परामर्श किसने दिया था। रमैया ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रमैया की फांसी की सजा निरस्त कर दी और तेनालीराम को पुरस्कृत किया। इस तरह तेनालीराम की वजह से रमैया के प्राण बच पाए। सीख: अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। तारीफ भी पड़ गई महंगी। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी, बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही। बाबा, बेटा, तुमने अपनी पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की। अपनी पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। बड़ा काम छोटा काम। शहर की मेन मार्केट में एक गैराज था जिसे राहुल नाम का मैकेनिक चलाता था।
वैसे तो राहुल एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो अपने काम को बड़ा और दूसरों के काम को छोटा समझता था। एक बार एक हार्ट सर्जन अपनी लग्जरी कार लेकर उसके यहाँ सर्विसिंग कराने पहुँचे। बातों बातों में जब राहुल को पता चला कि कस्टमर एक हार्ट सर्जन है, तो उसने तुरंत पूछा, डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों के काम एक जैसे हैं। एक जैसे? वो कैसे? सर्जन ने थोड़ा अचरज से पूछा। देखिए जनाब, राहुल कार के कॉम्प्लिकेटेड इंजन पर काम करते हुए बोल, ये इंजन कार का दिल है। मैं चेक करता हूँ कि ये कैसा चल रहा है। मैं इसे खोलता हूँ, इसके वाल्व्स फिट करता हूँ, अच्छी तरह से सर्विसिंग करके इसकी प्रॉब्लम्स कम करता हूँ और फिर वापस जोड़ देता हूँ। आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं क्यों? हाँ, सर्जन ने हामी भरी। तो ये बताइए कि आपको मुझसे 10 गुना अधिक पैसे क्यों मिलते हैं? काम तो आप भी मेरे जैसा ही करते हैं, राहुल ने खींचते हुए पूछा। सर्जन ने एक क्षण सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, जो तुम कर रहे हो उसे चालू इंजन पे करके देखो, समझ जाओगे। राहुल को इससे पहले किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया था। अब वह अपनी गलती समझ चुका था। फ्रेंड्स, हर एक काम की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अपने काम को बड़ा समझना ठीक है, पर दूसरों के काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हम औरों के काम के बारे में बस ऊपरी तौर पे जानते हैं, लेकिन उसे करने में आने वाले चैलेंजेस के बारे में हमें कुछ खास नहीं पता होता। इसलिए किसी के काम को छोटा नहीं समझें और सभी की रिस्पेक्ट करें। बड़ा काम छोटा काम। शहर की मेन मार्केट में एक गैराज था जिसे राहुल नाम का मैकेनिक चलाता था। वैसे तो राहुल एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो अपने काम को बड़ा और दूसरों के काम को छोटा समझता था। एक बार एक हार्ट सर्जन अपनी लग्जरी कार लेकर उसके यहाँ सर्विसिंग कराने पहुँचे। बातों बातों में जब राहुल को पता चला कि कस्टमर एक हार्ट सर्जन है, तो उसने तुरंत पूछा, डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों के काम एक जैसे हैं। एक जैसे? वो कैसे? सर्जन ने थोड़ा अचरज से पूछा। देखिए जनाब, राहुल कार के कॉम्प्लिकेटेड इंजन पर काम करते हुए बोल, ये इंजन कार का दिल है। मैं चेक करता हूँ कि ये कैसा चल रहा है। मैं इसे खोलता हूँ, इसके वाल्व्स फिट करता हूँ, अच्छी तरह से सर्विसिंग करके इसकी प्रॉब्लम्स कम करता हूँ और फिर वापस जोड़ देता हूँ। आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं क्यों? हाँ, सर्जन ने हामी भरी। तो ये बताइए कि आपको मुझसे 10 गुना अधिक पैसे क्यों मिलते हैं? काम तो आप भी मेरे जैसा ही करते हैं, राहुल ने खींचते हुए पूछा। सर्जन ने एक क्षण सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, जो तुम कर रहे हो उसे चालू इंजन पे करके देखो, समझ जाओगे। राहुल को इससे पहले किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया था। अब वह अपनी गलती समझ चुका था। फ्रेंड्स, हर एक काम की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अपने काम को बड़ा समझना ठीक है, पर दूसरों के काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हम औरों के काम के बारे में बस ऊपरी तौर पे जानते हैं, लेकिन उसे करने में आने वाले चैलेंजेस के बारे में हमें कुछ खास नहीं पता होता। इसलिए किसी के काम को छोटा नहीं समझें और सभी की रिस्पेक्ट करें। महुआ का पेड़। बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक मुखिया रहता था जो अपने अतिथियों से बड़े आदर से, बड़े प्रेम से पेश आता था। वह मुखिया हमेशा इंतजार करता था कि उसके घर कोई आए और वह उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह करे। और रोज सुबह मुखिया यही सोचता था कि आज अतिथियों को खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, ताकि अतिथि खुशी से झूम उठे। अतिथि बड़ी खुशी से झूम उठे। अतिथि बड़ी खुशी से वहां से विदा लेते और जाने से पहले मुखिया को हमेशा कहते कि उन्हें इतने अच्छे से किसी ने नहीं रखा। लेकिन मुखिया के मन में यही बात खटकती कि अतिथि खुशी से झूम नहीं रहे हैं। रोज सुबह होते ही मुखिया जंगल में घूमता रहता, फूल कंदमूल इकट्ठे करते रहता था ताकि कोई अतिथि अगर आए तो उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा सके। मुखिया का बेटा भी अपने पिता की तरह अतिथि सत्कार में बड़ा माहिर था। एक दिन जब उनके घर में मेहमान आए जो पहले भी आ चुके थे,
मुखिया और मुखिया का बेटा दोनों कंदमूल और फलों से अच्छी तरह से उनका सत्कार किया। मेहमान भी बड़े प्यार से, खुशी से खा रहे थे। खाते खाते मेहमान ने कहा, इस जंगल में सिर्फ यही फल मिलता है, हमारे उधर के जंगल में बहुत तरह के फल होते हैं, पर मुझे तो ये फल बहुत ही अच्छा लगता है। मुखिया का बेटा अपने पिता की ओर देख रहा था। मुखिया ने कहा, हम जंगल में घूमते रहते हैं ताकि हमें कुछ और किस्म का फल मिल जाए, लेकिन इस जंगल में सिर्फ ये ही पाई जाती है। अतिथि ने कहा, मुझे तो सबसे बेहतर आपका अतिथि सत्कार लगता है, इतने आदर से तो हमें कोई भी नहीं खिलाता। उस रात को मुखिया का बेटा मुखिया से कहा, मैं कुछ दिन के लिए जंगल के भीतर और अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए जा रहा हूँ, देखूं अगर मुझे कुछ और मिल जाए। मुखिया को बड़ा अच्छी लगी ये बात। उसने बेटे से कहा, हाँ बेटा तू जा। कई दिन तक मुखिया का बेटा जंगल में घूमता रहा, पर उसे कोई नई चीज दिखाई नहीं दी। घूमते घूमते वह बहुत ही थक गया था। एक पेड़ के नीचे बैठ वह आराम करने लगा। अचानक उसके सर पर एक चिड़िया आकर बैठी और फिर फुदकती हुई चली गई। अरे, ये चिड़िया तो बड़ी मस्ती से झूम रही है। उसने चारों ओर देखा, यहाँ की सारी चिड़िया तो बड़ी खुश नजर आ रही है। क्या बात है? वह गौर से देखता रहा चिड़ियों की ओर। उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा था जिसमें पानी था। चिड़िया उड़ती हुई उस गड्ढे के पास गई। उन्होंने पानी पिया और झूमते हुए चहकने लगी, और जिस चिड़िया ने अभी तक पानी नहीं पिया था वह उतने उत्साह से झूम नहीं रही थी। इसका मतलब है कि उस पानी में कुछ है। मुखिया का बेटा गड्ढे के पास बैठ गया और उसने गड्ढे का पानी पी लिया। अरे, ये पानी तो बड़ा अजीब है, पीने से झूमने को मन करता है। क्या है इस पानी में? अच्छा, यह तो महुए का पेड़ है। इसके फल झड़ेड़ के उसी पानी में गिर रहे थे, तो इसका मतलब है कि महुए के फल में वह झूमने वाली चीज है। मुखिया का बेटा मन ही मन झूम उठा। यही तो वह कितने दिनों से तलाश कर रहा था। इतने दिनों के बाद उसे वह चीज मिल गई। उसने महुए का फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ढेर सार फलों को लेकर वह घर की ओर चल दिया। उधर मुखिया बहुत ही चिंतित हो उठा था। कहाँ गया उसका बेटा? उस दिन 3 अतिथि आए हुए थे। अतिथियों को मुखिया की पत्नी प्यार से खिला रही थी, पर साथ ही साथ उदास भी थी। अपने पति की ओर बार बार देख रही थी। अचानक मुखिया के चेहरे पर रौनक आ गई। उसकी पत्नी समझ गई कि बेटा वापस आ गया है। अतिथि अब जाने ही वाले थे, पर मुखिया के बेटे ने उनसे अनुरोध किया कि वह थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अपनी माँ को उसने सारी बात बताई। माँ ने कहा, पर बेटा, पानी में कुछ समय वह फल रहने के बाद ही असर होगा। तुम्हारी कहानी से मुझे तो यही समझ आ रहा है। मुखिया का बेटा मान गया। इसके बाद पानी में वह फल डालकर कुछ दिन तक वे सब इंतजार करने लगे। अगली बार जब अतिथि आए उन्हें वह पानी दिया गया पीने के लिए। उस दिन मुखिया, मुखिया की पत्नी और मुखिया का बेटा तीनों खुशी से झूम उठे, क्योंकि पहली बार अतिथि जाते वक्त झूमते हुए चले जा रहे थे।